आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करते हैं। आप सबके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे और नववर्ष की शुरुआत होने वाली है खूबसूरत वादियों के साथ, उनकी बातों के साथ करते हैं। जी हाँ, 2026 आने वाला है। 2025 ने बहुत कुछ हमें सिखाया, उतार-चढ़ाव भी ज़रूर दिए हैं। पर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमको जाके सुकून मिलता है और उसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। जनजीवन से जुड़ी बात होने वाली है। सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत करेंगे आप सबका। मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे। आज आज की खास चर्चा जो है हमारी उत्तर प्रदेश की जी हाँ ब्यूरो हेड अदिति चंद्रा लेकर आई हैं खास मेहमान। और आपको बता दें आज की जो चर्चा है उसमें हम बात करेंगे शो में उन आवाज़ों को हम मंच देते हैं। पहले तो आपको बता दें जो पहाड़ों और ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं को हमारे सामने लाती है और आज के हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी ऐसे ही हैं। जी हाँ, एक ऐसे स्वतंत्र लेखक हैं ये और फील्ड आधारित कंटेंट डेवलपर हैं जिनकी कलम जो है ज़मीन से जुड़े तथ्यों और मानवीय कहानियों से चलती है। उत्तराखंड और सीमांत समाजों के मुद्दों पर गहन अध्ययन करने वाले श्री रत्ना असरवाल जी आज हमारे साथ हैं। रत्न जी का सबसे पहले तो हम चाहेंगे रतन जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और सर आपको पहले तो बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार, रतन जी। धन्यवाद। रतन जी एक ऐसे आप खास मुद्दे पर हमेशा आप काम करते आए हैं, बात करते आए हैं जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो जैसे अगर हम बात करें आपका कार्यक्षेत्र सिर्फ लेखन नहीं है बल्कि ज़मीनी हकीकत को समझना भी है। तो आइए इस आधार पर आपसे बातचीत शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रतन जी मैं जानना चाहूँगी कि अगर मैं आपकी बात करूँ तो पलायन और कृषि संकट की सबसे पहले मैं बात करूँगी, ग्राउंड रियलिटी फोकस पे हम बात करेंगे। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन और कृषि संकट जो है उसका ग्राउंड स्तरीय अध्ययन किया है आपने काफ़ी। तो हमें बताइए कि आपकी फील्ड विज़िट में आपने पलायन के जो इनविजिबल कारण जो पाए हैं वो क्या थे? सरकारी नीतियाँ, सामान्य मीडिया चर्चाओं में अक्सर छूट जाते हैं क्योंकि देखिए, जो सबसे पहली तो जो इसका मूल मूल में जो पलायन के मूल में है, वो तो सरकारी स्कीमों की उपेक्षा है और सरकारी स्कीमें उस व्यक्ति की पहुंच से बाहर है, उस व्यक्ति के अनुकूल नहीं बनता है। स्कीमें अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो पहले जो योजनाएं थी वो लखनऊ में बनती थी, अब देहरादून में बनती है। हुँ, शहर चेंज हुआ है लेकिन प्रवृत्ति वही है। तो जब तक आप अंतिम व्यक्ति के अनुरूप जो है योजनाएं नहीं बनाएंगे तब तक जो है योजनाएं धरातल पे सही नहीं उकेरी जा सकती हैं। और जब जब जो है कृषि और बागवानी से किसान जो है अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से वो पलायन करेगा। तो हुँ, अगर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन का ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो ये आपको मिलता है 1830 से। तो बिल्कुल। ये नया नहीं है, 200 साल पुराना है। जी, लेकिन जो वर्तमान में जो स्वरूप माइग्रेशन का हो गया वो विकृत से विकृत हो गया है और ये हमारे देश के सामरिक दृष्टि के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। पहाड़ों का खाली होना सुरक्षा के सही बात है। दृष्टिकोण से भी बहुत खतरनाक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो राज्य बना था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग, वो विषम भौगोलिक परिस्थिति और हमारी और उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति का मेल न खाना था। लेकिन आज भी वस्तु स्थिति उत्तर प्रदेश जैसी ही बनी हुई है। हमने राज्य तो बना लिया लेकिन हम भूमि बंदोबस्त अभी तक हम पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं कर पाए हैं। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो पर्वतीय जोत जोत है वो एग्रीकल्चर के अनुकूल नहीं है, हॉर्टिकल्चर के अनुकूल है। तो हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में भेद अभी नहीं समझ पाए हैं। हुँ, और सबसे बड़ी बात जो है, जो किसान है उसके लिए मार्केट और मार्केटिंग हुँ, के साथ साथ जो हमारी निर्भरता जंगलों पे थी उससे आपने हमको अलग कर दिया, जंगलों से बिल्कुल अलग कर दिया। तो जी, जिससे कि हमारी जो समस्याएं बढ़ती गई सही और बात है। क्योंकि हमारा जो प्रमुख स्रोत था आजीविका का वो जंगल था, तो आपने हमको जंगल से अलग कर दिया, हमारी आजीविका बंद कर दी। तो क्या हुआ कि लोग जो काम करने वाले हाथ है वो पलायन करते गए, अब खेती छूटती गई, खेती बंजर होती गई। उन्हीं बंजर खेतों में भालू, लंगूर और गुलदारों ने घर बना दिया है, जो कि आज की डेट में मानवीय वन्य जीव और मानवीय जो संघर्ष है उसके रूप में आप और हम आजकल देख रहे हैं। देख ही तो रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कहूंगा। जी। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासनिक चुनौतियाँ भी काफ़ी सारी आती हैं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फ़ोकस बोलते हैं। तो आप स्थानीय प्रशासनिक चुनौतियों को निकट से देखते हैं क्योंकि आप काम करते हैं।
जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक तरफ केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं और दूसरी तरफ अगर बात करूं तो दुर्गम इलाके भी है। तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में जो समस्याओं के लिए सबसे बड़ी प्रशासनिक बाधा क्या लगती है आपको? इसे दूर करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या कोई तत्पर सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जब तक जो विशेषज्ञ विभाग हैं वो जो किसान के खेत में नहीं आएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब हमारे यहाँ उल्टा है कि हमको सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को खोजना पड़ता है, जबकि अन्य राज्यों में जो सरकारी कर्मचारी है वो फील्ड पे होता है, चाहे वो हम्म। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो जी। पशुपालन का हो, चाहे वो मत्स्य पालन का हो, चाहे वो कुक्कुट पालन का हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र का हो, चाहे वो सिंचाई का हो। जी। लेकिन जी। हमारे यहाँ स्थिति ये है कि हमें खोजना पड़ता है। तो ये प्रशासनिक जो अव्यवस्था है इसके लिए नागरिक जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए सरकारें और प्रशासनिक अमला जिम्मेवार है। सही कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जी जो पॉइंट है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं न कहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज़ को। जैसे कि जल, जंगल, ज़मीन, एनवायरमेंटल, सोशल जी कॉन्फ्लिक्ट्स फोकस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप जो है जल, जंगल, ज़मीन के त्रिकोण पर काम करते हैं। जहाँ अक्सर स्थानीय समुदाय और जी पर्यावरणीय नियमों के बीच संघर्ष होता है, हम आमतौर पर देखते हैं। तो आपके अगर मैं अनुभव की बात करूँ, आधार पर आपकी बात करूँ, तो सीमांत समाजों में विकास और संरक्षण के बीच में संतुलन बनाने का सबसे टिकाऊ मॉडल आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे संतुलित जो टिकाऊ है वो तो हॉर्टिकल्चर, पशुपालन और हुँ, पारंपरिक हुँ, कौशल विकास है। हुँ, हुँ। अगर हम इन तीन चीजों पे फोकस कर लें, आज की डेट में स्थिति, अगर हम पारंपरिक कौशल विकास की बात करें तो आप मकान बनाना चाहते हैं यदि गांव में, तो आपको काम करने वाले नहीं मिलेंगे, सही कहा क्योंकि आपने। हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कौशल विकास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हुँ, हॉर्टिकल्चर पे तो हम सिर्फ जैविक प्रदेश की बात तो करते हैं, लेकिन जब जैविक प्रदेश बनेगा कैसे और कौन हाथ है जो उसको उसके लिए आगे बढ़ेंगे, उसका चिन्हीकरण हमने अभी तक नहीं किया है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि सबसे अहम है कि आधुनिक जो आज की डेट में जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट वैज्ञानिक तरीके से खेती का है, माहौल है। सही तो बात है। हम जी। आज तक कोई भी तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक सीमांत किसान को नहीं दे पाए हैं, और हुँ, सीमांत किसान अपने बलबूते पे जो उगा रहा है उसको हम बाजार नहीं दे पाए हैं। बिल्कुल और सही बात है। बाजार यदि वो अपने बलबूते पे लाता है तो बरसात में सड़कें बंद हो जाती हैं, तो उसकी फसल या सेब वहीं सड़ जाता है। तो सही इसकी रेट्स जो भी नहीं, सही इसकी रेट्स इसकी भी जो नहीं मिल पाती हैं। जी बिल्कुल, सही कहा आपने। जी भाव का न मिलना तो एक अलग चीज हो जाती है, पहले बाजार तक तो आए, रेट तो तब मिलेगा जब फसल बाजार आएगी। हुँ, बरसातों में जगह जगह सड़कें बंद हो जाती हैं, तो सड़कें बंद, महीनों तक सड़कें नहीं खुलती। इस साल जो है हिमाचल और उत्तराखंड का 60% सेब जो है सड़कें बंद होने की वजह से खेतों में सड़ा है, बागानों में सड़ा है। तो हुँ, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? दोनों हुँ, राज्यों की सरकारें जिम्मेवार है, वो सड़क नहीं खोल हुँ, पाई। और अगर सड़कें, अगर यही स्थिति अगर उन्होंने बनाई हुई होती, अगर कोल्ड स्टोरेज की चेन बना दी होती उन क्षेत्रों में, तो ये फसल नहीं सड़ती, 1 महीने बाद आती जब सड़कें खुलती। तो इन दोनों चीजों पे काम नहीं हुआ है, एक तो हुँ, वैज्ञानिक तकनीक पे काम नहीं हुआ है, मार्केटिंग पे काम नहीं हुआ है, और किसान की जो न्यूनतम जो 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 उसको मिलना चाहिए था, वेजेस मिलने चाहिए, कि अगर उसके फसल का नुकसान हो गया तो उसको सरकार उसके लिए तय करे, मानक तय करे कि इसको इतना इंश्योरेंस राज्य सेक्टर से हम देंगे। वो भी अभी तक नहीं हुआ है। इंश्योरेंस कराने के लिए किसान को पैसा देना पड़ता है, उसमें सरकार की थोड़ी बहुत सब्सिडी है, वो अलग चीज है, लेकिन संपूर्ण रूप से तो किसान किसान को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, संपूर्ण रूप से सरकार नहीं देती है। हुँ। तो इन सब चीजों की तरफ जब तक ध्यान नहीं जाएगा तब तक पलायन का रुकना बहुत मुश्किल है। तो वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक तकनीकी और शोध की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मार्केटिंग आवश्यकता के है। साथ, बाजार के साथ। बिल्कुल आपके जो अभी तक एक-एक पॉइंट्स मैं कहूँगी कि काफ़ी वैलिड हैं और किसान हित की जो आपने अभी तक आपकी चर्चा में जो आपका पॉइंट जो मैंने अभी तक समझा है वो बिल्कुल सही है और ये वास्तविकता है। सबसे बड़ी बात है वास्तविकता है ये दुर्भाग्यवश हम कहेंगे। भारत-नेपाल संबंध और सीमांत समाज की अगर मैं बात करूँ जी जियोपॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फोकस की अगर हम बात करें अब थोड़ा-सा तो आपका जो काम है भारत-नेपाल संबंध और सीमांत समाजों पर भी केंद्रित है। तो इस संवेदनशील क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो मीडिया जी और लेखकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? ये भी बहुत बड़ा कहीं न कहीं अपने आप में पॉइंट है क्योंकि खासकर जब स्थानीय जनजीवन इन बड़े भू राजनीतिक समीकरणों से क्योंकि सीधा तौर पर प्रभावित होता है मेरे कहने का मतलब है। देखिए इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, ज्यादा शब्दों में नहीं बोलूंगा, कम कम शब्दों में बोलूंगा।
जो श्रोता है वो समझ जाएंगे, जब नेपाल का जब जेनजी ऑपरेशन हुआ था तो बाय डिफॉल्ट मैं भी वहीं था, उस समय काठमांडू में ही था मैं भी। तो हमारे देश के मीडिया के जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको भीड़ जो है भगा रही थी या इंटरव्यू नहीं लेने दे रही थी। कारण क्या था कि जो चीज वहां पे नहीं थी वो हमारा मीडिया दिखा रहा था। तो जब दो देशों की बात होती है तो मीडिया को बड़ा संवेदनशील होना पड़ता है। ये कोई हम्म। कोई हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सही हमारा बात है। हमारा नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, एक जैसी हमारी हमारे कस्टम है, एक जैसे हमारे धार्मिक अनुष्ठान एक जैसे हैं। तो हम इस तरह से नहीं ले सकते। हमारा जो है एक तरह से छोटे छोटे भाई बड़े भाई या एक घर घर जैसा माहौल है हमारा। तो हमको बड़ा सोच समझ के बोलना बोलना चाहिए। तो उसी तरीके से यदि हम सीमांत क्षेत्रों की बात करें तो हमारे यहाँ यदि आप देखेंगे चंपावत डिस्ट्रिक्ट है या पिथौरागढ़ जी डिस्ट्रिक्ट जी है, हमारे जो है टनकपुर जो है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, हमारी शादियां होती हैं आपस में, जी जी। बॉर्डर क्रॉस करके शादियां होती हैं। तो किसी भी मीडिया हाउस को या किसी भी लेखक को जब वो दो देशों की या दो 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 आर पार के क्षेत्र की बात करे तो बड़े संयमित होके और बड़े ही मतलब जो है संतुलित भाव से उसको लिखना पड़ेगा ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इस तरफ मीडिया हाउसेस को ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा सा संवेदनाओं ये का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिम्मेदारी की बात है कहीं ना कहीं। जैसे उपेक्षित विषयों को जी। मुख्य धारा से में लाना, जैसे मैं बात करूं मीडिया मिशन, अभी हम बात ही कर रहे थे मीडिया मिशन फोकस की, अगर मैं बात करूं तो आपका उद्देश्य है कि उपेक्षित विषयों को मुख्य धारा मीडिया तक लाना, जैसे कि आपने अपनी बातों में कहीं ना कहीं जिक्र किया। तो क्या आपको लगता है कि मुख्यधारा मीडिया डेटा समर्थित तथ्य आधारित जमीन रिपोर्टिंग जो है प्रति पर्याप्त रूप से संवेदनशील है? जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि टीआरपी की दौड़ में ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं? एक स्वतंत्र लेखक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती क्या है? देखिए, अगर मैं तो विभिन्न देशों में घूमता ही रहता हूँ किसी न किसी कारणवश। तो हमारे देश के मीडिया को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता। हम्म। मैं आपको कारण ऑनेस्टली बता रहा कारण हूँ। यदि कारण आप बात करें अगर तो कारण क्या समाज लगता है? समाज कारण क्या कारण लगता है? कारण क्या है? कारण कारण कई कारण है। कारण ये है कि हम लोग जो है किसी भी चीज को सनसनी में परोसते हैं। खबर को साधारण तरीके से भी परोसा जा सकता है और जब तक उसके तथ्यों की पुष्टि ना हो तब तक उसको सनसनी के रूप में परोसना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ठीक है नहीं? तो इसलिए इस कारण से ही हमारे मीडिया को तो बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता है। लेकिन हाँ ये है कि यदि हम वातावरण को सही रख सकते हैं तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। यदि उत्तराखंड राज्य गठन की मैं बात करूं तो दैनिक जागरण और अमर उजाला का बहुत बड़ा योगदान है उत्तराखंड राज्य गठन के परिप्रेक्ष्य में। यदि उनकी जो रिपोर्टिंग थी, उन्होंने इतनी शानदार रिपोर्टिंग उस आंदोलन की करी है कि सरकारों को मजबूर होना पड़ा उत्तराखंड राज्य अलग बनाने के लिए। तो मीडियाओं का बहुत बड़ा योगदान भी रहता है सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो। लेकिन हम्म। यदि आप इसी को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं तरह तरह की बातों पे। तो जहां तक मेरा मानना है टीआरपी ठीक है, एक हर एक संस्थान चाहता है कि अपने को नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पे गुणवत्ता के हिसाब से रखे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण को भी रखना बहुत जरूरी है। और जब समाज है तभी 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 टीआरपी भी ठीक होगी और तभी चैनल देखे भी जाएंगे। अगर हम्म। सामाजिक दृष्टिकोण आपके प्रति ही बदल गया तो फिर आपके चैनल की और आपकी लेखनी की कोई नहीं जा रही है। तो सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी जैसे ऐसा कि निजी मत है। जैसे कि रतन जी, आपने अपनी व्यक्तिगत सोच रखी है और बिल्कुल आपका पॉइंट आपकी जगह सही है। जैसे कि अभी बात चल रही थी, मीडिया की बात चल रही थी, मैं भी एक निष्पक्ष तौर पर एक अपनी बात रखना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि जो बीज बोते हैं वैसा ही पेड़ उगता है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे होते हैं सर, सनसनीखेज जिस चीज को आपने नाम दिया, यहाँ हम कोई डिबेट नहीं कर रहे, मैं भी इससे अपनी बात रख रही हूँ कि जो कहता ना, मैंने जो बीज वाला एग्जांपल दिया आप भी शायद समझ गए होंगे, जनता भी समझ गई होगी, वही पौधा उगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिनको जन जन तक पहुंचाने का बस माध्यम अलग अलग तरीके से होता है, मेरे कहने का आपसे मतलब है। चलिए रतन जी, फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं, काफी सारे आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ख्याति प्राप्त की है, बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं। अब आने वाले समय में आखिरी मैसेज आज की चर्चा में आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या एक छोटा सा मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहते हैं?
देखिए, मैं सरकार से यही चाहता हूं कि भौगोलिक स्थिति के दृष्टि जी, पर्वतीय रतन जी क्षेत्रों क्या की आप मुझे उसके सुन पा रहे हैं? कार जी, जी। हाँ, उसके कारण ही इस राज्य का गठन हुआ था, लेकिन समस्याएं हमारी आज भी 25 साल पुरानी है। जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जी, जी। और भूमि बंदोबस्त। यदि सरकार इस तरफ अगर चाहती है वाकई कि पहाड़ सरसब्ज हो जी। और पहाड़ों से माइग्रेशन रुके, तो सरकार को इन 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 सब बिंदुओं पे बड़ी ईमानदारी से काम करना होगा और जमीनी काम करना होगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी महकमे हैं, इनको चाक चौबंद करना होगा, इन पे थोड़ा सा इनके स्क्रू टाइट ठीक है। करने पड़ेंगे और जो संबंधित विभाग है उनको ग्राउंड जीरो पे भेजना पड़ेगा, किसान के खेत में, किसान के घर पे तक पहुंचाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही तभी बात है। जब तभी तब तभी कुछ योजनाओं का लाभ मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत आपने कहीं न कहीं आपने जो अपनी बातें रखी, ये वाक़ई में बड़ा पॉइंट टू पॉइंट आपने अपनी जो बात रखी निष्पक्ष तौर पर। सबसे पहले रतन नसवाल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आपको बहुत सारी मंगल कामनाएँ देना चाहेंगे कि आप ऐसी ही प्रगति करें। आपकी जो नेक सोच है वो देश के कल्याण के हित में है और हम आपसे फिर किसी चर्चा में ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रतन नसवाल जी का। देखिए आपने बहुत ही निष्पक्षता और तथ्यों के साथ हम रतन जी की बात कर रहे हैं, पहाड़ी ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं को हमारे सामने रखा है, आपके सामने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो डेटा समर्थित ग्राउंड स्तरीय अध्ययन है, नीति निर्माताओं और मीडिया दोनों एक नई दिशा इसको मिले और आपने जल, जंगल, ज़मीन से लेकर भारत-नेपाल संबंध तक के महत्वपूर्ण आयामों पर प्रकाश डाला है। आपके लिए ये काफ़ी आपकी चर्चा जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण रही है। तो दर्शकों रतन जी का मानना है कि ज़मीन की बात ही सच्ची बात है। हम फिर मिलेंगे जनजीवन से जुड़े नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ, तो ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत के साथ भी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज की चर्चा के लिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।